26 नवंबर 2008 की शाम 9:20 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर पहली गोलियों ने शांत माहौल को चीर दिया। अजमल कसाब और उसके साथी इस्माइल खान भीड़ से बाहर निकले, हाथों में AK-47 राइफलें लिए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। ट्रेनों का इंतजार करते यात्री, अपनी दुकानें बंद करते विक्रेता, घर जाते परिवार, सभी इस नरसंहार के शिकार बन गए जिसमें अकेले स्टेशन पर 58 लोगों की मौत हो गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। पूरे मुंबई में, भारत की आर्थिक राजधानी और सबसे ओपीओएलआईटीएन शहर में 9 अन्य युवक एक साथ कई स्थानों पर हमले शुरू कर रहे थे। वे पाकिस्तान के कराची से समुद्री मार्ग से आए थे। एक भारतीय मछुआरे की नाव को अपहरित कर उसके चालक दल को मार डाला था और फिर इन्फ्लेटेबल स्पीड बोट में मुंबई तट पर पहुंचे। हर आतंकवादी के पास असॉल्ट राइफलें, हैंड ग्रेनेड और लंबी घेराबंदी के लिए पर्याप्त गोला बारूद था। ताजमहल होटल, भव्यता का प्रतीक, आग की लपटों में। प्रतिष्ठित ताजमहल पैलेस होटल में 2 आतंकवादी अलग अलग प्रवेश द्वारों से घुसे। उनके हथियार बैकपैक में छिपे थे। 1903 से मुंबई की भव्यता का प्रतीक रहा ताज, गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक के सामने खड़ा था। अंदर धनी व्यापारी वसाबी रेस्तरां में भोजन कर रहे थे, विदेशी पर्यटक लग्जरी कमरों में आराम कर रहे थे और स्टाफ के सदस्य शाम की बेहतरीन सेवा की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में होटल युद्ध क्षेत्र बन गया। हेमंत ओबेरॉय, ताज के हेड शेफ, रेस्तरां में थे जब उन्होंने पहला विस्फोट सुना। मैंने सोचा कि रसोई में आग लग गई है, उन्होंने बाद में याद किया। फिर मैंने गोलियों की आवाज सुनी और समझ गया कि हम पर हमला हो रहा है। उन्होंने दर्जनों मेहमानों को रसोई के गलियारों और सेवा निकास के माध्यम से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, जबकि होटल की ऊपरी मंजिलों में आग की लपटें फैल रही थीं। एक साथ कई जगहों पर हमले। इसी समय बंदूकधारियों ने ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर धावा बोल दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों द्वारा पसंद किया जाने वाला 1 और 5 सितारा होटल था। वे गलियारों में व्यवस्थित तरीके से चलते हुए जिस किसी से भी मिलते गोलियां चला देते। मेहमानों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया, दरवाजों के सामने फर्नीचर लगा दिया और बाथरूम में छिप गए। कुछ ने अपने परिजनों को हताश संदेश भेजने में कामयाबी पाई। अन्य भयावह चुप्पी बनाए रखते हुए प्रार्थना करते रहे कि आतंकवादी उनके छिपने की जगह न खोज लें। कोलाबा इलाके के लियोपोल्ड कैफे में, जो पर्यटकों का लोकप्रिय अड्डा था, 2 बंदूकधारियों ने बाहरी बैठने की जगह पर गोलियों की बौछार कर दी। ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के उपन्यास शांताराम में उल्लिखित यह कैफे सुहानी शाम का आनंद लेते बैकपैकर्स और स्थानीय लोगों से भरा था। मेज पलट गई जब लोग सुरक्षा के लिए झुके। वहां 10 लोगों की मौत हो गई। उनका खून बिखरी बियर और टूटे कांच के साथ पुराने लकड़ी के फर्श पर फैल गया। नरीमन हाउस, यहूदी समुदाय पर निशाना। नरीमन हाउस, जिसे चाबाद हाउस के नाम से भी जाना जाता है, दहशत का एक और केंद्र बन गया। कोलाबा क्षेत्र में यह यहूदी सामुदायिक केंद्र रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग और उनकी पत्नी रिबका का घर था, जो यहूदी यात्रियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाते थे। 2 आतंकवादियों ने इमारत पर कब्जा कर लिया। रब्बी, उनकी गर्भवती पत्नी और कई मेहमानों को बंधक बना लिया। घेराबंदी 3 दिनों तक चली। जब कमांडो आखिरकार इमारत में घुसे तो उन्हें 6 बंधकों को मृत पाया, जिनमें होल्ट्सबर्ग दंपत्ति भी शामिल थे। उनका 2 साल का बेटा केवल इसलिए बच गया क्योंकि उसकी आया शुरुआती हमले के दौरान उसके साथ भाग निकली थी। पुलिस का बहादुरी भरा लेकिन अपर्याप्त प्रतिरोध। जैसे जैसे पूरे शहर में अराजकता फैली, मुंबई की पुलिस बल ने जो भी था उसके साथ जवाब दिया। अधिकांश अधिकारियों के पास केवल पुरानी डॉट 303 राइफलें या साधारण पिस्तौलें थीं। स्वचालित हथियारों और ग्रेनेडों से लैस आतंकवादियों के खिलाफ अपर्याप्त। हेमंत करकरे, मुंबई के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख, CST स्टेशन के पास मेट्रो सिनेमा के दृश्य पर पहुंचे। पहुंचने के कुछ ही मिनटों में वे और 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक घात में मारे गए। उनकी मौत ने महत्वपूर्ण पहले घंटों के दौरान प्रतिक्रिया प्रयास को महत्वपूर्ण नेतृत्व से वंचित कर दिया। पाकिस्तान से निर्देशित हमला। आतंकवादियों ने सैटेलाइट फोन और इंटरनेट कॉल के माध्यम से पाकिस्तान में अपने संचालकों के साथ संपर्क बनाए रखा। इंटरसेप्ट से पता चला कि कराची में उनके नियंत्रक रियल टाइम मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे
उन्हें अधिकतम हताहत करने और अधिकतम मीडिया कवरेज उत्पन्न करने के लिए घेराबंदी को लंबा करने का निर्देश दे रहे थे। जब एक बंदूकधारी ने और अधिक बंधकों को मारने के बारे में अनिश्चितता व्यक्त की तो उसके संचालक ने उसे ठंडे दिल से उसके धार्मिक कर्तव्य और शहीदों का इंतजार कर रही महिमा की याद दिलाई। होटल स्टाफ की अविश्वसनीय वीरता। ताज होटल के अंदर कई मंजिलों में आग बुरी तरह फैल गई। वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना गुंबद जो मुंबई के बंदरगाह से पूरे क्षेत्र में दिखाई देता था, रात के आकाश में नारंगी चमक रहा था। बंदूकधारियों द्वारा खिड़कियों से गोलियां चलाते रहने के कारण फायर ब्रिगेड इमारत तक पहुंचने में संघर्ष कर रही थी। होटल के कर्मचारियों ने असाधारण वीरता के कार्य किए। रसोइये, वेटर और हाउसकीपर्स ने मेहमानों को सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन किया, जबकि उनके चारों ओर गोलियां उड़ रही थीं। मल्लिका जगद, एक भोज प्रबंधक, ने दर्जनों मेहमानों को रसोई के पीछे एक कक्ष में छिपाया। रात भर उन्हें शांत रखा जबकि बाहर लड़ाई जारी थी। विश्व मीडिया की निगाहें मुंबई पर। टेलीविजन नेटवर्क लाइव कवरेज प्रसारित कर रहे थे और दुनिया मुंबई को जलते हुए देख रही थी। आतंकवादी, जानते हुए कि वे एक वैश्विक तमाशा बना रहे हैं, जानबूझकर पश्चिमी लोगों को निशाना बना रहे थे। उन्होंने अमेरिकी और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए कमरों की तलाशी ली, विदेशी नागरिकों को मृत्युदंड के लिए अलग किया। यह यादृच्छिक हिंसा नहीं थी, यह अधिकतम मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया कोरियोग्राफ किया हुआ आतंकवाद था। एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन। भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी अभिजात वर्ग की आतंकवादरोधी बल नई दिल्ली में स्थित थे। 1400 किलोमीटर से अधिक दूर। कीमती घंटे बीत गए जब कमांडो को जुटाया गया, मुंबई के लिए उड़ाया गया और विकसित हो रही स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने अंततः 27 नवंबर की सुबह अभियान शुरू किया, लेकिन आतंकवादियों ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। ताज की घेराबंदी 29 नवंबर तक चली। एनएसजी कमांडो मंजिल दर मंजिल, कमरे दर कमरे, धुएं और अंधेरे के बीच आगे बढ़े। आतंकवादियों ने गलियारों में बूबी ट्रैप लगाए थे और स्नाइपर पोजीशन बनाए रखी थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एक एनएसजी कमांडो, ताज से बंधकों को निकालते समय मारे गए। अपनी टीम से उनके अंतिम शब्द, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा, पौराणिक बन गए। ओबेरॉय ट्राइडेंट में कमांडो छत से नीचे उतरे, आतंकवादियों को चौंकाने के लिए खिड़कियों को तोड़ते हुए। ऑपरेशन व्यवस्थित लेकिन खतरनाक था। हर कमरे को साफ करना था, हर कोने की जांच करनी थी। बंदूकधारियों ने मरने तक लड़ाई लड़ी, ग्रेनेड फेंकते रहे और तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। नरीमन हाउस का ऑपरेशन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इमारत की संकरी सीढ़ियां और आतंकवादियों की ऊंची स्थिति ने सीधे हमले को घातक बना दिया। कमांडो ने अंततः हेलीकॉप्टरों का उपयोग छत पर ऑपरेटिवों को उतारने के लिए किया और फिर नीचे की ओर लड़ते हुए आगे बढ़े। उन्होंने दोनों आतंकवादियों को मार डाला, लेकिन बंधकों को पहले से ही मृत पाया। अंतिम हमले से पहले मार दिया गया था। हमले का अंत और विनाशकारी परिणाम। 29 नवंबर की सुबह तक घेराबंदी समाप्त हो गई थी। 9 आतंकवादी मारे गए। 10वां अजमल कसाब गिरगाम चौपाटी समुद्र तट पर जीवित पकड़ा गया था जब उसका साथी पुलिस द्वारा मारा गया। उसका जीवित रहना महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसकी पूछताछ और बाद के मुकदमे ने हमलों की योजना और निष्पादन में पाकिस्तान की भागीदारी के निश्चित सबूत प्रदान किए। अंतिम आंकड़ा विनाशकारी था। 166 लोग मारे गए, जिनमें विभिन्न देशों के 26 विदेशी नागरिक शामिल थे और 300 से अधिक घायल हुए। मृतकों में होटल के मेहमान और कर्मचारी, रेस्तरां के संरक्षक, पुलिस अधिकारी, एनएसजी कमांडो, रेलवे यात्री और नरीमन हाउस के यहूदी बंधक शामिल थे। मुंबई के प्रतिष्ठित होटल क्षतिग्रस्त हो गए, उनके मुखौटे गोलियों के निशानों से भरे और आग से काले पड़ गए। कसाब का मुकदमा और खुलासे। कसाब के मुकदमे ने रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण प्रकट किए। 10 हमलावर, सभी पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में शिविरों में महीनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। हमलों के पीछे संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने टॉव मिशन किए थे, विस्तृत नक्शे बनाए थे और यहां तक कि अपने लक्ष्यों की सैटेलाइट छवियों का उपयोग करके आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया था। ऑपरेशन की परिष्कृतता राज्य स्तरीय समर्थन का संकेत देती थी।
हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भागीदारी से इनकार किया। बदलाव और विरासत। हमलों ने मुंबई और भारत को बदल दिया। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़े हो गए। घटना ने भारत के आतंकवाद रोधी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर किया। अपर्याप्त उपकरण, एजेंसियों के बीच खराब समन्वय और मुंबई शैली के बहुलक्ष्य हमले के लिए तैयारी की कमी, इसने भारत पाकिस्तान तनाव को भी गहरा किया। परमाणु शस्त्र पड़ोसियों को संघर्ष के कगार पर ला दिया। मुंबई के निवासियों के लिए 26/11 अमेरिकियों के लिए 9/11 के समान एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। शहर की पौराणिक लचीलापन का परीक्षण हुआ। फिर भी कुछ ही दिनों में मुंबई अपनी उन्मत्त गति में लौट आया। ट्रेनें समय पर चलीं, बाजार फिर से खुल गए और लोगों ने डर से अपने शहर को वापस ले लिया। ताज होटल व्यापक नवीनीकरण के बाद अपने दरवाजे फिर से खोल दिए। आतंकवाद को अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने देने से इनकार करते हुए सामान्य जीवन का विनाश। अजमल कसाब को नवंबर 2012 में सभी कानूनी अपीलों को समाप्त करने के बाद फांसी दी गई। उसके निष्पादन ने कुछ परिवारों को समापन दिया। हालांकि कई को लगा कि एक मौत 166 खोई गई जिंदगियों को संतुलित नहीं कर सकती। पाकिस्तान में मास्टरमाइंड, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के परिचालन कमांडर जकीउर रहमान लखवी शामिल थे, बड़े पैमाने पर बिना सजा के रहे। एक ऐसी प्रणाली द्वारा संरक्षित जो न्याय देने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ प्रतीत होती थी। स्मारक और स्मरण। आज हमले के स्थलों पर स्मारक हैं। ताज में एक पट्टिका उन 31 कर्मचारियों का सम्मान करती है जो मारे गए, कई मेहमानों की रक्षा करते हुए। उनका बलिदान मुंबई की भावना को मूर्त रूप देता है। साधारण लोग असाधारण साहस प्रदर्शित करते हुए जब अकल्पनीय बुराई का सामना किया। 26/11 के हमलों ने मुंबई को नहीं तोड़ा, उन्होंने शहर की अटूट आत्मा को प्रकट किया।